प्रश्न, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंद वंश। देखिए जो मौर्य वंश के बाद वो किस वंश ने शासन किया था? तो नंद वंश ने किया था। देखिए मगध पर 4 राजवंशों ने शासन किए थे। उन्हें किस तरीके से याद रखते हैं? तो हसनम के नाम से उसको याद रखते हैं, हसनम। आ से हर्यक वंश हो जाता है और सा से शिशुनाग वंश हो जाता है, ना से नंद वंश हो जाता है और माँ से मौर्य वंश हो जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये 4 वंश हुए थे मगध पर। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो हो जाएगा तो नंद वंश। देखिए नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश आया था। और ये कैसे आया था? तो आपको पता है नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था उसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। जो मौर्य वंश का नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। और ये किस बादशाह का समकालीन था? तो ये सिकंदर का समकालीन था। आप सिकंदर को तो जानते ही हो। और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध में हरा दिया था। किसे हरा दिया था? तो घनानंद को हरा दिया था और फिर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे मौर्य वंश कहा गया। और देखिए मौर्य वंश है वो 322 ईस्वी पूर्व में से 184 ईस्वी पूर्व की इसकी स्थापना की गई थी। मौर्य वंश की किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य की मदद से की थी। और चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में अपना प्रधानमंत्री बना लिया। आपको पता होगा चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो राजनीति से संबंधित है, अर्थशास्त्र, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जो सिकंदर का जो वो था राजदूत जिसे सेल्यूकस निकेटर कहते हैं उसको 305 ईस्वी पूर्व में उसको हराया था। किसे हराया? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए इस पे और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसको भी याद रखें, ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो मगध पर शासन हुए 4 वंशों ने शासन किया। पहला हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। दूसरा देखिए शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व। और तीसरा है नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व। और चौथा कौन सा था? अंतिम और चौथा मौर्य वंश 322 ईस्वी पूर्व से 144 ईस्वी पूर्व। देखिए इनके अगर इनकी स्थापना किस किस शासक ने की? तो वो भी देख लीजिए। हर्यक वंश की स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। और नंद वंश की स्थापना जो की थी वो महापंत नंद ने की थी। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार थे वो हर्यक वंश के राजा थे। ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। देखिए CHSL में पूछा गया है, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको देखते चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसमें देखिए बिंबिसार जो है वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। और किस वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ भी पूछ लिया जाता है, ऐसे प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अंग राज्य को जीतकर अपने में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो बिंबिसार ही था। इसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार इसने किया था। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। किसके अनुसार श्रेणिक कहा गया? तो पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों और विजयों के माध्यम से काफी बढ़ाया। देखिए ये बिंबिसार एक ऐसा शासक हुआ है जिसने क्या किया? विवाह संबंध करके अपने राज्य का विस्तार किया। इसने पंजाब की राजकुमारी
प्रद्योत से विवाह किया और चेलना से विवाह किया। इस तरीके से इसने विवाह और संधियां कर करके इसने अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। और देखिए कौन किससे क्या किया, तो माध्यम से उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। इसमें देखिए पूरा डिटेल से मौर्य राजवंश 382 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। इसने 137 वर्षों तक भारत में राज्य किया। इसको याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 137 वर्षों तक राज्य किया, तो वो कौन सा है, तो वो मौर्य राजवंश है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसने कितने वर्षों तक शासन किया, तो 137 वर्षों तक शासन किया। और ठीक है, और शुंग वंश आता है इसके बाद, शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया। इसका शासन उत्तर भारत में 184 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक यानी कि 109 वर्षों तक रहा था। जो शुंग वंश था, आर्यक वंश के बाद जो दूसरा वंश आता है वो कौन सा था, आर्यक, वो शुंग वंश था जिसने 109 वर्षों तक शासन किया। और शुंग वंश के बाद तीसरा जो वंश आता है वो नंद वंश आता है। प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया था। और नंद वंश के आपको पता ही है संस्थापक महापद्मन थे। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग था यानी कि शिशुनांग। शुंग वंश का कौन था, तो वो शिशुनांग था। और मौर्य राजवंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। आर्यक वंश का बिंबिसार था। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी, तो वो बिंबिसार के दरबार में की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, बिंबिसार। जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे जीवक, उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो बिंबिसार के दरबार में हुई थी। एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और मगध की राजगद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में वो बैठ गया था। और किसके अनुसार ये पता लगता है, तो ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पता लगता है। चिकित्सक जीवक मगध के सम्राट बिंबिसार के राज्यवैद्य थे। जो जीवक थे ये कौन थे, चिकित्सक थे यानी वैद्य थे। वो किसके थे, तो बिंबिसार के ये राज्यवैद्य थे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। जब महात्मा बुद्ध जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था तब सम्राट बिंबिसार ने ही राज्यवैद्य जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए। इसके अतिरिक्त जब अवंती प्रदेश के राजा प्रदोत्त पांडु रोग से ग्रसित थे तब बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, जीवक 7 वर्ष तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। जो जीवक थे ये बहुत ही विद्वान वैद्य थे और बहुत ही कुशल थे। और उन्होंने तक्षशिला के अंदर कितने साल तक अध्ययन किया था, तो 7 साल तक अध्ययन किया था। उसके शास्त्र में, फिर चिकित्सा के शास्त्र में अध्ययन किया था। जीवक राजगृह की गढ़का सालवती का पुत्र था। आपको पता होगा जो राजगृह की जो गढ़का थी, जीवक, शायद तुम्हें इनकी स्टोरी ना पता हो, मैं बताता हूँ। जो गढ़का थी वो एक मतलब इनके पति नहीं थे कहने का मतलब, तो ये राजा से ही गर्भवती हो गई थी। और तो इन्होंने जब इनके पति यानी विवाह ना होने की वजह से लोक लाज की शर्म से इन्होंने क्या किया था, अपने बच्चे को राजगृह की गलियों में छोड़ दिया था। और जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षण हेतु तक्षशिला भेजा और वह बाल रोग तथा सकल चिकित्सा का विशेषज्ञ था। उसकी फीस 16,000 करसा पर थी। कितनी फीस थी उस टाइम पे, तो 16,000 करसा पर थी। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार पुत्र अभय वैशाली की गढ़ का अम्रपाली का पुत्र था। आपको पता ही होगा अम्रपाली की स्टोरी कितनी सुंदर थी और उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। जो भी चाहता था एक तरीके वो समझो वो वैश्या बन गई थी अपनी सुंदरता के कारण। उनकी सुंदरता ही उनका क्या बन गई थी, अभिशाप बन गई थी। तो उनका भी पुत्र ये माना जाता है। जिसको जो पसंद आ जाए वो उनको, आप समझ सकते हो। आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हर्यक वंश से मगध के पहले शासक खाली जगह कौन थे? तो वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश के जो पहले शासक कौन थे? वो बिंबिसार था। देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार यानी कि मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था बिंबिसार? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने गिरिब्रिज यानी कि राजगृह का निर्माण कर उससे अपनी राजधानी बनाई थी। तो राजगृह की यानी कि राजगृह या गिरिब्रिज किसने राजधानी बनाई थी? तो वो बिंबिसार ने बनाई थी। इसने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। मगध पर हर्यक वंश कितने सालों तक चला? तो 52 वर्षों तक चला। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। और बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके ही पुत्र किसने? अजातशत्रु ने कर दी थी 492 ईस्वी पूर्व में। और मगध की गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? तो अजातशत्रु बैठ गया। अजातशत्रु बिंबिसार का ही उत्तराधिकारी था और इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर 492 ईस्वी पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव परशुराम का अवतार भी कहा जाता है इसे। उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण उसने किया था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा। क्या कहा? तो अग्रमीज कहा कि उन्होंने, तो ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा, जो कि 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर और नए वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का ये पुत्र था और अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या करके 492 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठ गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसमें, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। ये बहुत ही फेमस नाम है, इसको याद रखेंगे। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक, यानी कि उसे कुड़िक के नाम से भी जानते थे। और प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था। जो अजातशत्रु था वो शुरुआत में किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसने राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया और 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी किया था इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो वो हर्यक वंश का शासक था और बिंबिसार का पुत्र था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो वो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पाटलिपुत्र बिहार में है। यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसमें, बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। यानी कि ये पटना का पुराना नाम था। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिससे पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। और फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में उसका जीवंत वर्णन किया और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया था। देखिए ये जो है किसमें,
उदयन की बात की गई है। तो ये जो उदयन है वो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी है। उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी है। देखिए तभी तो कहते हैं सीढ़ी पर सीढ़ी लगना। कैसे? देखिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु का पुत्र उदयन ये अपने पिता यानी कि अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन थे मगध सम्राट से वो रिलेटेड सारे के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप इनको रिवीजन करके और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को